Hello friends, myself Satish Singh and welcome to my YouTube channel Education Mantralaya. Today's our topic is light. आज का हमारा जो यूनिट है वो है लाइट और जो आज का हमारा चैप्टर है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश की। क्या है प्रकाश? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या मतलब है इस बात का, समझते हैं। यानी इतना तो समझ में आता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी प्रकाश के द्वारा ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। लेकिन ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है, प्रकाश एक वैद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसका क्या मतलब है, डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। तो समझना दोस्तों, ये जो तरंगें होती हैं ये माध्यम के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। किसके आधार पर? माध्यम के आधार पर। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। किसके आधार पर? माध्यम के आधार पर। एक यांत्रिक तरंगें, दूसरा वैद्युत चुम्बकीय तरंगें। कौन सा? मैंने पहले कौन सा बताया था? यांत्रिक तरंगें और दूसरा वैद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो क्या होती हैं यांत्रिक तरंगें और क्या होती हैं वैद्युत चुम्बकीय तरंगें, समझते हैं। यांत्रिक तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी मतलब क्या हुआ, अगर माध्यम नहीं होगा तो यांत्रिक तरंगें नहीं चलेंगी। इनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे माध्यम कुछ भी हो, जल हो, वायु हो या फिर कोई ठोस हो। और जो वैद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं, ये ऐसी तरंगें होती हैं जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर माध्यम नहीं भी होगा तो भी ये चलेंगी। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा प्रकाश। आप इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हो कि जो प्रकाश है ये हमारा उस स्थान से आता है जहाँ पर वायु भी नहीं है, यानी जहाँ पर क्या है, केवल निर्वात है। यानी प्रकाश उस स्थान से आता है जहाँ कोई भी माध्यम नहीं है और फिर भी हमारी पृथ्वी पर पहुँचता है। तो यानी कि इस बात से ये प्रूव होता है कि जो वैद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं इनके लिए मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर माध्यम भी नहीं होगा तो भी ये चलेंगी। और जो यांत्रिक तरंगों में एक एग्जांपल लूँ तो ध्वनि तरंगें सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका। यानी ध्वनि तरंगें उसी माध्यम में चलती हैं जहाँ पर माध्यम होता है। कहने का क्या मतलब है, अगर माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि तरंगें नहीं चलेंगी। माध्यम होगा तब ही ध्वनि तरंगें चलेंगी। तभी तो हमें चंद्रमा पर आवाज़ सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई माध्यम ही नहीं है, ना वायु है, केवल क्या है, वहाँ पर निर्वात है। इस वजह से वहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, इस वजह से हमें चंद्रमा पर जो है साउंड सुनाई नहीं देती। तो छोड़ो उसको, वेव का एक अलग टॉपिक है, उसे बाद में डिस्कशन करेंगे। बस इतना समझ लो कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं। ये ऐसी तरंगें होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी अगर माध्यम नहीं होगा तो भी ये चलेंगी। तो प्रकाश एक ऐसी ही तरंग है, यानी अगर माध्यम नहीं भी होगा तो भी प्रकाश चलेगा। ठीक है, प्रकाश की गुण पर आते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, नॉर्मल बात है जानते हैं। दूसरा पॉइंट है, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कहने का क्या मतलब हुआ, यानी जो प्रकाश की स्पीड है वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी प्रकाश एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर चल जाता है। कितनी दूरी तय कर लेता है एक सेकंड में? 3 × 10⁸ मीटर। ठीक है, ये इसकी स्पीड हो गई। आप सोच रहे होंगे सोच रहे हो क्या, वास्तव में है ही इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड। तो हमारा, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता। यानी प्रकाश किसी अपारदर्शी माध्यम में प्रवेश नहीं कर सकता। तो प्रकाश किस माध्यम में चलेगा? पारदर्शी में। यानी जो प्रकाश केवल किस माध्यम में चलता है? पारदर्शी माध्यम में, अपारदर्शी माध्यम में नहीं चलता। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है
तो उसकी चाल बदल जाती है। एक बार और रिपीट करता हूँ, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है। कहने का क्या मतलब हुआ, मान लो हम एक लाइट यानी जो हमारे पास टॉर्च होती है, हाउस में सभी के पास होती है, या मोबाइल की सेल फ़ोन की जो टॉर्च है उसको मान लो, उसको हम वाटर पे यानी जो एक ड्रम भरा हुआ है पानी का उस पर अप्लाई करते हैं, उस पर डालते हैं, तो उससे जो रेज़ निकली वो किस में जा रही हैं, पानी में। तो जब तुमने उस पर रेज़ डाली तो जब आपने या फ़ोन को या फिर जो टॉर्च ली है उसको पहले एयर में रखा होगा, यानी उस पानी से थोड़ा ऊपर रखा होगा, तो यानी जो पहला माध्यम होगा वो क्या होगा, वायु। और जब दूसरा माध्यम यानी जब जो किरणें हैं उस ड्रम के अंदर जाने लगी तो जो किरणों का माध्यम हो गया वो क्या, अब क्या हो गया, वो हो गया जल। यानी पहले वाला माध्यम था हमारा वायु, और जो दूसरा माध्यम हो गया वो हो गया हमारा जल। तो यानी यही बात है, यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है, यानी बढ़ भी जाती है और घट भी जाती है। ये हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा आगे, कहाँ बढ़ती है कहाँ घटती है। फिलहाल इतना समझ लो कि अगर किसी एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में आती है तो उसकी जो स्पीड है उसमें डिफरेंस आ जाता है, कुछ ना कुछ या तो घट जाती है या फिर बढ़ जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये तो मैंने अभी समझाया था। क्यों नहीं आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रकाश एक वैद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्या है, एक वैद्युत चुम्बकीय तरंग। और वैद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक गुण होता है कि उन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी कोई चमकदार सतह है तो उससे प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन। तो यही तो हमारा आज का टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन। पढ़ेंगे इसे डिटेल में आगे क्या है। अच्छा, यहाँ पढ़ते हैं हम, प्रकाश के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, दो। पहली दीप्त वस्तुएं और दूसरी अदीप्त वस्तुएं। अच्छा, दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें उनका खुद का प्रकाश होता है। क्या कहा मैंने, जिनमें उनका खुद का प्रकाश होता है, वे वस्तुएं कैसी होती हैं, दीप्त वस्तुएं होती हैं। जैसे सूर्य में खुद का प्रकाश है, तारे हैं उनमें भी खुद का प्रकाश है, और ये जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप जानते हो अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं अदीप्त वस्तुएं की। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, यानी वे वस्तुएं जिनमें उनका खुद का प्रकाश नहीं होता, यानी वे खुद से प्रकाशित नहीं होती। जब वस्तु खुद से प्रकाशित नहीं होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो दिखाई नहीं देगी, यही ना। लेकिन ये फिर भी दिखाई देती हैं। तो वो कैसे दिखाई देती हैं, उसका कारण है परावर्तन। क्या कारण है उसका, परावर्तन। वो हम पढ़ेंगे आगे, कैसे परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। बस इतना समझ लो अभी। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, कि वे वस्तुएं जिनमें उनका खुद का प्रकाश नहीं होता, वो कैसी वस्तुएं होती हैं, अदीप्त वस्तुएं। जैसे मेज में क्या खुद की लाइट होती है, मेज जलती है नहीं, लेकिन हमें फिर भी दिखाई देती है। वो हम डिस्कशन करेंगे आगे, कैसे दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है। ठीक है, कुर्सी है, आप जानते हो कुर्सी में खुद की लाइट नहीं होती लेकिन फिर भी दिखाई देती है। चंद्रमा है, चंद्रमा में खुद की लाइट नहीं होती लेकिन फिर भी दिखाई देता है। कैसे, आप तो इस बात को तो आप जानते होंगे। सूर्य से जो किरणें आती हैं वो पृथ्वी पर पड़ती हैं, और पृथ्वी पर पड़ने के पश्चात वो परावर्तित हो जाती हैं और फिर चंद्रमा पर पड़ती हैं। इस वजह से जो हमें चंद्रमा दिखाई देता है। ठीक है, समझते हैं आगे। यानी जो चंद्रमा है वो खुद के प्रकाश की वजह से नहीं चमकता, वो सूर्य के प्रकाश की वजह से चमकता है। तो ये सब सारी जो वस्तुएं वो कैसी वस्तुएं हैं, अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। डिटेल में पढ़ेंगे अब प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का किसी चिकनी सतह जैसे दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी क्या मतलब हुआ, समझते हैं। मान लो कोई किरण किसी माध्यम से आई और वो किसी चिकनी सतह से टकराई। कैसी सतह से टकराई, एक चिकनी सतह से टकराई।
मान लो ये एक चिकनी सतह है और कोई प्रकाश की किरण आई ऐसे, वो इस चिकनी सतह पर टकराई, तो क्या होता है जब इस चिकनी सतह पर टकराती है तो वो जिस माध्यम से आई थी वो उस माध्यम में ही वापस लौट जाती है। यानी इधर इस बार ये माध्यम अगर हम एक माने और इसको दूसरा माध्यम माने तो हम समझ पा रहे हैं कि ये पहले माध्यम से ही आई थी किरण और किस माध्यम में ही लौट गई, पहले में ही लौट गई। तो हम इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, एक बार और समझते हैं। प्रकाश का किसी चिकनी सतह जैसे दर्पण, मान लो कि जो चिकनी सतह है वो हमने क्या ले ली, दर्पण ले ली, से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जो प्रकाश आया और वो किसी चिकनी सतह से टकराया और वो जिस भाग से आया था उसी माध्यम में, यानी जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में वापस लौट गया, तो ये जो टोटल घटना हुई, इस पूरी घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ओके, समझते हैं इस डायग्राम के अनुसार। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो डॉट 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 हो रहे हैं, यानी ये वाली, इसका मतलब है ये एक दर्पण है और वो है समतल दर्पण। और उसके ये जिस साइड आपके डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं उस साइड क्या की हुई है, पॉलिश की हुई है। अभी हम आगे पढ़ेंगे क्यों पॉलिश करते हैं, किस साइड पॉलिश करते हैं। ठीक है, आगे अभी पढ़ेंगे, दर्पण पढ़ेंगे जब, समतल दर्पण। तो क्या है ये, समझते हैं इसको। यानी जिस साइड डॉट डॉट है वो क्या है, उधर पॉलिश की हुई है। और ये किसको शो करता है, एक समतल दर्पण को शो करता है, यानी एक समतल दर्पण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, समझते हैं। मान लो ये ए कोई आपतित किरण है, आपतित किरण मतलब कोई एक प्रकाश किरण है जो आ रही है और इस दर्पण पर टकराई है। ठीक है, जहाँ पर ये किरण टकराती है, मान लो यहाँ ओ पर टकराई है, तो इस ओ को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। यानी आपतित किरण चिकनी सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। यानी जो किरण आई थी और जिस चिकनी सतह पर वो टकराई थी उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। यहाँ किस सतह पर टकराई है, ओ पर टकराई है, तो मान लो ये ओ को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये क्या हुआ, टकराने के पश्चात ये जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में लौट गई। मतलब भाई हमारी समझ में नहीं आया क्या है माध्यम, तो समझाता हूँ। देखो, मान लो ये दर्पण के नीचे वाला माध्यम है पहला माध्यम, और दर्पण के जो ऊपर वाला माध्यम है ये है माध्यम 2। यानी मान लो यहाँ वायु है, यहाँ है जल दूसरे माध्यम में। पहले माध्यम में वायु है और दूसरे माध्यम में क्या है, हमारा जल है। और हमने बीच में क्या लगाया हुआ है, मिरर लगाया हुआ है, दर्पण लगाया हुआ है, जिसको आम भाषा में शीशा बोलते हैं, वो लगाया हुआ है। तो मान लो कि एक प्रकाश किरण आई और वो दर्पण से टकराई, और टकराने के पश्चात क्या हुआ, वो आगे नहीं गई, दूसरे माध्यम में नहीं गई, पहले माध्यम में ही वापस लौट आई। क्यों लौट आई, क्योंकि वो जो सतह थी वो कैसी थी, चिकनी थी, और वो लौट आई। इस पूरी घटना को ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। एक बार और बोलता हूँ, प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ये जो दिए हुए हैं सिंबल्स, इनको समझते हैं। आपतित किरण, क्या होती है आपतित किरण, यानी जो किरण जिस सोर्स से आती है, जिस स्रोत से आ रही है, यानी किसी स्रोत से किरणें निकलती हैं, मान लो सूर्य से जो किरण आ रही हैं, उन किरणों को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, आपतित किरण है। अब ये जो आपतित किरण है आपतन बिंदु पर टकराती है, कहाँ टकराती है, आपतन बिंदु पर, और फिर टकराने के पश्चात क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, यानी लौट जाती है उसी माध्यम में। तो ये जो लौटने वाली किरण होती है इसको ही क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
परावर्तित किरण बोलते हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको, जो ओ बी है वो कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। ठीक है, यानी ए ओ कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण, और ओ बी कौन सी किरण हो गई? परावर्तित किरण। ठीक है, अब समझते हैं अभिलंब क्या है। आपको मैंने अभी बताया था आपतन बिंदु। क्या होता है आपतन बिंदु? जिस सतह पर आपतित किरण, जिस सतह पर नहीं, जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। यानी जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसको ही क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम आपतन बिंदु पर एक लंब डाल दें, एक परपेंडिकुलर डाल दें, तो मान लो वो है आपतन बिंदु और हमने इस पर क्या एक डाल दिया? एक लंब डाल दिया, तो इस लंब को ही हम क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, इस लंब को ही क्या बोलते हैं? अभिलंब। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे समझते हैं परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। किसी चिकनी सतह से प्रकाश का परावर्तन निम्नलिखित दो नियमों के अनुसार होता है। यानी जो परावर्तन है वो दो नियमों के अनुसार होता है। देखते हैं क्या है ये दो नियम। प्रथम नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। समझते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या मतलब है इस बात का? देखो यहाँ पर ये डायग्राम है, मैं समझाता हूँ। पहले वाले नियम को समझते हैं इस डायग्राम से। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है तल 1, यानी ये वाला, ये क्या है? माध्यम 1 बोल लो या तल बोल लो इसको। और जो दर्पण से नीचे वाला है ये दूसरा माध्यम है, इसको तल दूसरा तल बोल लो या माध्यम दूसरा माध्यम बोल लो। ठीक है, तो हम अभी जो हमारा पहला नियम था वो क्या था? वो यही तो था कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो देखो तीनों हमें एक ही तल में दिखाई दे रहे हैं। आपतित किरण ए ओ भी तल फर्स्ट में है, और जो अभिलंब है वो भी तल 1 में है, और जो परावर्तित किरण ओ भी है वो भी किस तल में है? पहले वाले तल में ही है। तो तीनों एक ही तल में हुए नहीं हुए? तो बस यही सिंपल सा नियम है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, या तो ऊपर वाले तल में होंगे या फिर नीचे वाले तल में होंगे। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। ठीक है, अब समझते हैं आपका जो दूसरा नियम है वो क्या है। दूसरा नियम दिया हुआ है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। मतलब हाँ, ये तो समझा ही नहीं परावर्तन कोण क्या होता है और आपतन कोण क्या होता है। इसको समझते हैं डायग्राम से। देखो मैं पहले बात करता हूँ आपतन कोण की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? आपतन कोण की। समझते हैं, जो आपतित किरण होती है और अभिलंब, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? केवल आपतित किरण की और अभिलंब की। समझ लेना, ए ओ और ओ एन की बात कर रहा हूँ मैं, यानी आपतित किरण और अभिलंब की। एक बार और, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वही क्या कहलाता है? तुम्हारा आपतन कोण कहलाता है। यानी ये वाला एंगल क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच का कोण होता है वो क्या कहलाता है? आपतन कोण। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। यानी इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आपतित किरण को इंग्लिश में इंसिडेंट रे, और परावर्तित किरण को क्या बोलते हैं? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, अभी एक सेकंड रुकिए। हाँ, और जो परावर्तित किरण है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, समझते हैं। अभी बात होगी आपतन कोण हमारी समझ में आ गया, अब परावर्तन कोण समझते हैं। तो परावर्तन कोण की बात कर रहा हूँ मैं। अब किसकी बात कर रहा हूँ? परावर्तन कोण की। तो समझो, परावर्तित किरण
और अभिलंब, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? अभिलंब और परावर्तित किरण। ध्यान से देख लो कहाँ है अभिलंब और कहाँ है परावर्तित किरण। अभिलंब और परावर्तित किरण के जो बीच का एंगल होता है, किस किस के? अभिलंब और परावर्तित किरण। देखो मैं बता देता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के जो बीच का एंगल होता है उसको बोलते हैं हम परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, समझ में आ गया होगा मैं समझता हूँ जहाँ तक। एक बार और जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच का कोण होता है उसको आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के जो बीच का कोण होता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। यानी समझ में आ गया होगा आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारी सेकंड लॉ की। क्या है ये? परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। यानी आपका जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। यानी अभिलंब से आपतित किरण जितना कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी अभिलंब से उतना ही कोण बनाएगी। मान लो अगर आपका आपतन कोण 30 डिग्री का है, आपतन कोण कितना है आपका? 30 डिग्री का, तो परावर्तन कोण भी कितने का होगा? 30 डिग्री का। अगर आपका कोण आपतन कोण कितना है? 60 डिग्री है, तो आपका परावर्तन कोण भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। बस यही सिंपल सा लॉ है। यानी एंगल परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, यानी एंगल आर बराबर एंगल आई। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया? तो हमारे जो दोनों नियम थे वो क्या थे? डायग्राम से एक बार समझते हैं। आपतित किरण, देखो एक बार और, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। पहले तल में है नहीं है। और दूसरा लॉ क्या था हमारा? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होते हैं। यानी जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दर्पण, यानी अब आया हमारा दर्पण, मिरर। क्या होता है मिरर, समझते हैं। आप जानते होंगे मिरर के बारे में, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। किसी पारदर्शी चिकनी सतह पर पारे अथवा चांदी की पॉलिश कर उसके ऊपर लोहे का लाल ऑक्साइड का पेंट कर देने पर दूसरी ओर का पृष्ठ परावर्तक तल बन जाता है। यह परावर्तक पृष्ठ ही दर्पण कहलाता है। मतलब क्या हुआ इसका बात का, मैं समझाता हूँ, आप बिल्कुल मत घबराइएगा। हाँ, ये देखो डायग्राम मेरा। पहले हम एक बार और ये समझ लें। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, यानी प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो हम पहले प्लेन मिरर की बात कर लेते हैं। देखो ये जो डायग्राम है ये किसका बना हुआ है? प्लेन मिरर का। मैंने पहले भी बताया था, एक स्ट्रेट लाइन और उसके एक साइड पे डॉट 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 कर देने से क्या रिप्रेजेंट होता है, क्या प्रदर्शित होता है? समतल दर्पण। ठीक है, समझ लेते हैं इसको। ये एक समतल दर्पण है। ये जो हमने जिस साइड डॉट डॉट किया हुआ है इसका मतलब होता है इस साइड पर क्या की हुई है? हमने पॉलिश की हुई है। किसकी पॉलिश की हुई है? AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट की। किसकी? सिल्वर नाइट्रेट की। समझ लेते हैं। ऊपर मैंने बताया भी था, पारे अथवा चांदी की पॉलिश करके उसके ऊपर क्या कर देते हैं? लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। सिंपल समझ लो, यहाँ जो एक जो साइड जो डॉट डॉट है इस साइड सिल्वर नाइट्रेट का पॉलिश कर देते हैं। किसकी पॉलिश कर देते हैं? सिल्वर नाइट्रेट की, AgNO3 की। तो होता क्या है पॉलिश करने से? ये जो दूसरी सरफेस है, कौन सी सरफेस बात करता हूँ मैं? देखो अभी इस वाली सरफेस की, यानी जो डॉट डॉट के अपोजिट वाली जो सरफेस है वो सरफेस क्या हो जाती है? कैसी वो सरफेस कैसी बन जाती है? परावर्तक बन जाती है। कैसी सतह बन जाती है? परावर्तक पृष्ठ। यानी कैसी बन जाती है वो? परावर्तक। मतलब क्या हुआ? यानी जब हम पॉलिश कर देते हैं उसके एक साइड पर तो वो जो दूसरी सतह है वो परावर्तक बन जाती है। मतलब वो प्रकाश को क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। समझ में आया? यानी जब हम किसी दर्पण की एक साइड को पॉलिश कर देते हैं
तो वो जो दूसरी वाली सतह है यानी उसकी जो अपोजिट वाली सतह वो क्या बन जाती है, एक परावर्तक सतह बन जाती है। परावर्तक सतह का मतलब यानी अगर उस पर हम कोई भी प्रकाश डालेंगे, आपतित करेंगे, तो वो प्रकाश का क्या कर देगी, परावर्तन कर देगी। ठीक है, ठीक है। तो ये जो होल प्रोसेस है हमने समझी अभी क्या थी, AgNO3 की पॉलिश कर देते हैं और जो दूसरी वाली सतह है वो क्या बन जाती है, परावर्तक बन जाती है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। और इस परावर्तक पृष्ठ को ही हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा जहाँ तक। ठीक है, आगे बात करते हैं प्लेन मिरर की। यही है प्लेन मिरर क्या है, यदि कांच की समतल प्लेट पर, कांच की एक कैसी प्लेट ले लें, एक समतल प्लेट ले लें, टेढ़ी मेढ़ी ना हो, समतल हो, एकदम प्लेन हो, और उसकी एक तरफ हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें। वही क्या कर दें, उसकी एक तरफ हम पॉलिश कर दें। किसकी पॉलिश करेंगे, AgNO3 की। तो जो उसका जो अपोजिट वाला पृष्ठ है, जो उसकी अपोजिट वाली साइड है, वो कैसी बन जाती है, एक परावर्तक बन जाती है, परावर्तक सतह बन जाती है। और यह परावर्तक सतह ही क्या कहलाती है, समतल दर्पण कहलाती है। आई होप जहाँ तक है समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं गोलीय दर्पण की, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, क्या होता है स्फेरिकल मिरर, इसकी बात समझते हैं। देखो स्फेरिकल मिरर बनता कैसे, सबसे पहले ये समझते हैं। स्फेरिकल मिरर की बात करूं मैं, यानी गोलीय दर्पण की बात करूं, तो आप मान लो कोई एक बॉल टाइप का गोला है। कैसा है गोला है, एक बॉल जैसी हमारी बॉल होती है उस टाइप का एक कोई गोला है हमारे पास, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी गोला है। वो जो गोला है हमारा कैसा है, पारदर्शी है, यानी उसमें से प्रकाश आर पार चला जाता है। ऐसा हमारे पास कोई गोला है, मान लो मैं यहाँ पर बना दूँ, ये हमारे पास कोई, हाँ पूरा अच्छा तरीका से तो नहीं बना, चलो मान लो ये हमारे पास कोई गोला है और ये कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। ये रिंग टाइप का नहीं है, जैसी अंगूठी होती है उस टाइप का नहीं है। ये किस टाइप का है, बॉल टाइप का है। चूड़ी होती है उस टाइप का नहीं है, ये किस टाइप का है, जैसी बॉल होती है ना उस टाइप का है। और मैं उसको बीच में से काट दूँ, यानी बीच में से ना, मैं थोड़ी साइड में से काटूँ, इस तरीके से यहाँ से काटूँ इसे और यहाँ से काटूँ। ठीक है, कैसे काट दिया मैंने, अभी जो बताया था वही उसी तरीके से मैंने इसको काट दिया। तो इससे दो तरीके के दर्पण का निर्माण होता है, एक अवतल दर्पण का और एक उत्तल दर्पण का। किस तरीके के दर्पण का निर्माण होता है, एक अवतल दर्पण का और एक उत्तल दर्पण का, यानी कॉनकेव मिरर का और एक कॉन्वेक्स मिरर का। एक बार पढ़ लेते हैं क्या है गोलीय दर्पण। यदि किसी कांच के खोखले गोले के एक हिस्से को काटकर उसके एक ओर के पृष्ठ पर पॉलिश कर दूसरी ओर के पृष्ठ को परावर्तक बनाएं तो यह दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, कोई हमारा गोलीय पृष्ठ है, उसको एक हिस्से को हमने काट लिया है, जैसे मैंने अभी बताया था, मान लो ये कोई एक गोला है, इसके एक हिस्से को हमने ये काट लिया है। ठीक है, और हम इसके एक हिस्से पर क्या कर दें, पॉलिश कर दें, पॉलिश कर दूसरी ओर के पृष्ठ को परावर्तक बनाएं। सिंपल सी बात है, परावर्तक तो वो अपने आप ही बन जाता है। जब हम एक साइड पर पॉलिश कर देते हैं तो जो दूसरी सतह है वो अपने आप ही परावर्तक बन जाती है। ये बात अभी हमने सीखी थी, यानी अगर हम किसी एक साइड पर पॉलिश कर देंगे तो जो दूसरी साइड है वो अपने आप ही परावर्तक बन जाएगी। ठीक है, तो यही बात है, अगर हम कोई गोला है यानी कोई ऐसा गोलीय कोष है बॉल टाइप का और उसके एक हिस्से को हम काट लेते हैं और उसके किसी हिस्से पे या तो अंदर वाले पे करें या बाहर वाले पे करें, पॉलिश कर दें, तो जो जिस हिस्से पे करी है उसके जो अपोजिट वाला हिस्सा होगा वो कैसा हो जाएगा, परावर्तक बन जाएगा। तो इस दर्पण को ही हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, सॉरी कॉनकेव की बात करते हैं, अवतल दर्पण की। वे गोलीय दर्पण, कौन सी गोलीय दर्पण, वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है। कौन सी तल पर पॉलिश होती है,
उभरे हुए तल पर, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ये जो अवतल दर्पण, जो आपको जो चित्र ए है उसको देखिए आप, उभरे हुए तल पर हमने क्या की हुई है, पॉलिश की हुई है। जो डैश 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 हैं ये क्या शो करते हैं, पॉलिश। मैंने अभी बताया था ये किसको शो करते हैं कि इस भाग पर हमने क्या की हुई है, पॉलिश की हुई है। तो मैंने अभी बताया था जिस भाग पर पॉलिश करते हैं उसके अपोजिट वाला भाग क्या बन जाता है, परावर्तक सतह बन जाती है। यानी उसका जो क्या बन जाता है, वो एक परावर्तक तल बन जाता है। तो आप देख रहे हैं ये इसकी जो अपोजिट साइड है वो क्या बन गई है, परावर्तक तल बन चुकी है। ठीक है, क्या बन चुकी है इसकी अपोजिट साइड, परावर्तक तल बन चुकी है। यानी अगर हम दर्पण को काटा हमने, गोलीय दर्पण को, सॉरी गोलीय कोष को हमने काटा और उसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी, तो जो अंदर वाला भाग होता है, दबा हुआ वाला भाग होता है, वो क्या बन जाता है, एक परावर्तक सतह बन जाती है। और जो इस प्रकार जो दर्पण बनता है उसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। तो अवतल दर्पण की डेफिनेशन क्या हुई, वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी हुई सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। अब जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो कहाँ से होगा, अंदर वाली सतह से होगा, क्योंकि जो अंदर वाली सतह ही तो परावर्तक तल बनी है हमारी, यहीं से तो प्रकाश लौट के जाएगा, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड तो हमने क्या कर दी है, पॉलिश कर दी है। ठीक है, यानी एक बार और समझते हैं, वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है, किस भाग पर पॉलिश होती है, उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है, तथा परावर्तन कहाँ से होता है, दबे हुए भाग से। आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र ए में, दबे हुए भाग से परावर्तन होता है। तो इस प्रकार जो दर्पण बनता है उसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। जस्ट अपोजिट इसका उत्तल दर्पण होता है। यानी अब हम जो पॉलिश है वो किस साइड कर देंगे, दबे हुए साइड से कर देंगे, और जो परावर्तक तल बन जाएगा वो कौन सा साइड हो जाएगी, उभरी हुई। जो उभरी हुई साइड होगी वो क्या हो जाएगी, परावर्तक तल बन जाएगी। और जो इस प्रकार जो दर्पण बनेगा उत्तल दर्पण बनेगा। ठीक है, एक बार और डेफिनेशन समझ लेते हैं। यानी वे गोलीय दर्पण जिनके दबे हुए तल पर पॉलिश होती है, किस तल पर पॉलिश होती है, दबे हुए तल पर, यानी जो हिस्सा दबा हुआ है उस तल पर पॉलिश होती है, तथा परावर्तन कहाँ से होता है, उभरी हुई सतह से होता है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, ओके, इतना तो मुझे लगता है समझ में आ ही गया होगा। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं आपको आपके अगले पार्ट में, यानी जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा।